गुड आफ्टरनून। तो देखो, पिछले पीरियोडिक टेबल के क्लास में हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट देखे थे, तो उसमें कुछ लोगों को दिक्कत आया था। ठीक है, तो आज के क्लास के लास्ट में हम एक बार फिर से थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में, क्योंकि हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट देखे थे, शील्डिंग इफेक्ट देखे थे, है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट देखे थे, और साथ ही साथ हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी देखे थे। ठीक है, तो हम लोग क्लास के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, तो देखो, तुमको जानते हो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं पीरियोडिक टेबल का। मतलब कैसे कैसे हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए, स्टार्टिंग में कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, और अभी जाके जो हम लोगों के पास पीरियोडिक टेबल है, उससे पहले हम लोग और कितना पीरियोडिक टेबल उस ढंग का पहले बनाए। ठीक है, तो ये तुम लोग 9th या 10th में पढ़े भी होगे। ठीक है, इसका बहुत सारा पार्ट तुम लोग पहले से जानते हो, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से इसको देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम कम लगे इसके लिए हम लोग पहले ही कुछ, है ना, पहले से लिख के हम लोग रखे हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तुम जानते हो कि शुरुआत में एलिमेंट्स की संख्या कम थी, तो उसके कंपाउंड्स भी कम थे, तो सब लोगों को, है ना, हम लोग इंडिविजुअल करके स्टडी कर सकते थे। पर जैसे जैसे एलिमेंट्स का संख्या बढ़ा, कंपाउंड्स का भी संख्या बढ़ते गया, और फिर एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करने का हम लोगों को जरूरत पड़ा, ताकि हम लोग एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को आसानी से स्टडी कर सके और नए नए एलिमेंट्स को हम लोग खोज सके। तो इसके लिए हम लोग को एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जरूरत पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो क्लासिफिकेशन किसने किया था एलिमेंट्स का, सबसे पहले बताओ तुम लोग वैसे सबसे पहले किसने किया था क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का, करने का किसने प्रयास किया था? कोई आइडिया बताओ। देखो, तुम लोग बहुत टाइम लेते हो, कुछ लिखते नहीं हो। अच्छा, डोबेरेनर। ठीक है, आ, तो देखो, हम लोग के किताब में डोबेरेनर से स्टार्ट किया गया है, पर उससे पहले जो था वो लेवॉइजर नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने सबसे पहले एलिमेंट्स को जो है वो, है ना, बांटा था मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो पहला क्लासिफिकेशन जो है वो लेवॉइजर ने किया था, जब वो एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक है, लेवॉइजर। लेकिन ये क्लासिफिकेशन बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनके पास दोनों का प्रॉपर्टीज था, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। और याद करो, उसी को हम लोग अब मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोगों का वही खत्म हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हम लोग पहला जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में पहला जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वो हम लोगों का क्या कहलाता है? डोबेरेनर्स ट्रायड्स। ठीक है, तो डोबेरेनर ने क्या किया कि वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को, जिनका प्रॉपर्टीज क्या था, सेम था, उसको वो तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड किया। और इस तरह से डिवाइड किया जो कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक प्रॉपर्टीज, है ना, बाकी दोनों का जो एटॉमिक वेट हो उसका एवरेज हो। ठीक है, तो उसी तरह उसका प्रॉपर्टीज भी देखा गया, उन दोनों के मिडवे है। ठीक है, उनके बीच का प्रॉपर्टीज है। पर तुम जानते हो ये क्लासिफिकेशन ज्यादा, है ना, एलिमेंट्स के लिए हम लोग इसको नहीं कर सके। ठीक है, तो जो हमारा पहला जो हम लोगों का क्लासिफिकेशन होगा, यानी अगर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल देखे, तो उसमें पहला जो हम लोग पढ़ते हैं डोवेरेनर्स ट्रायड्स। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि ही अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ थ्री and noticed that the middle element of each of the triads had an atomic weight about halfway between the atomic weights of the other two. ठीक है, तो जो बाकी दो जो एलिमेंट था, है ना, फर्स्ट और थर्ड, तो सेकंड का जो एटॉमिक वेट है वो देखा गया फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर है। ठीक है,
तो उसमें से जो कुछ फेमस 3 के ग्रुप्स अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जहां पर लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। तो अगर दोनों का एवरेज लें तो 39 प्लस 7 हम लोगों का 46 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पर सोडियम का वो एटॉमिक वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला ट्रियाड था। बी में देखोगे तो कैल्शियम का 40 है और बेरियम का 137 है। तो अगर 40 और 137 को जोड़ दिया जाए तो 177 होगा, और अगर उसका हाफ करेंगे 177 का तो वो 88.5 के करीब आएगा। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं स्ट्रोंसियम का जो एटॉमिक वेट है करीब करीब उसके बराबर है। ठीक है, तो एक ग्रुप बना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, एक ग्रुप बना तुम्हारा कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम का, और एक हैलोजन में ग्रुप बना किसका, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन का देखो 35.5 और आयोडीन का 127 होता है। तो हम लोग अगर उसका एवरेज करेंगे तो करीब हम लोगों को 80 के करीब आएगा, जो कि ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है। ठीक है, तो ऐसे करके डोबेरेनर ने एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में बांटा, पर ये सभी एलिमेंट्स को ऐसे वो 3-3 के ग्रुप में वो बांट नहीं पाए, और यही कारण है कि इसको फिर हम लोगों ने छोड़ दिया और नया क्लासिफिकेशन हम लोग सोचने लगे कि क्या कोई और क्लासिफिकेशन हो सकता है। छठ के बाद स्टार्ट होगा सतीश ऑफलाइन क्लास। ठीक है, छठ के बाद। ठीक है, तो सेकंड जो है वो हम लोगों का आता है टेल्यूरिक हेलिक्स बाय एईबीडी चैन कॉर्टवाइज। इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि डोबेरेनर के बाद सीधा हम लोग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बीच में हम लोगों का एक टेल्यूरिक हेलिक्स है ना, टाइप का अरेंजमेंट है, सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है, जो कि एक साइंटिस्ट दिया था एईबीडी चैन कॉर्टवाइज। तो इसने क्या किया था सबसे पहले हम तुमको बताते हैं। तो इसने क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स लिया उसका एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाया और देखा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं वो एक पोजीशन, एक वर्टिकल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। अब शायद तुम लोग अगर देखो तो वैसा ही एक हम बनाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, देखोगे ये यहां पर एक पेज है, अगर तुम लोग को दिखाई दे रहा है ये एक पेज है, और देखना तुम लोग कि इस पेज पे हम लोग क्या किए हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस हम लोग यहां पर डाले हैं। ठीक है, तो तुम यहां पर सोचो इस डायरेक्शन में हम लोग 16 वर्टिकल लाइंस डाल रहे हैं, 16 वर्टिकल्स लाइन डाल रहे हैं और फिर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस डाल रहे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो अब देखो, अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर तुमको, यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है, तो इस जगह ये यहां पर तुमको हाइड्रोजन दिखाई देगा। तो देखो इधर से भी पहला लाइन और इधर से भी पहला लाइन को क्रॉस किया गया, तो यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है, 1। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया यहां पर, ठीक है, कि यहां पर, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर आओ तो इधर से 1 और इधर से 1 क्रॉस किया गया, तो यहां हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है, पर उस समय हीलियम पता नहीं था, तो सीधा क्या हो गया, लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इधर से अब हम लोग 7 लाइन गिनेंगे और नीचे से भी 7 लाइन गिनेंगे, और जहां पर कट करेगा तो देखो यहां पर कट करता हुआ तुमको दिखाई देगा, 7 और 7 का यहां पर कट करता हुआ दिखाई देगा लिथियम। ठीक है, उसके बाद बताओ बेरिलियम का कितना होता है, 9। तो इधर से भी 9 बढ़ोगे और इधर से भी 9 बढ़ोगे, और यहां पर कट किया तो ये बेरिलियम आ गया। बोरॉन का देखो 11 होता है, तो इधर से भी, इस साइड से भी 11 बढ़े और नीचे से भी 11 बढ़े, तो बोरॉन कट किया। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट, 12। तो इधर से भी 12 बढ़े और इधर से भी 12 बढ़ गए, तो कार्बन आ गया। उसी तरह नाइट्रोजन का 14, तो इधर से भी 14, इधर से 14। फिर देखो ऑक्सीजन का यहां तक 16, तो हम इधर 2 लाइन ज्यादा खींचे हैं समझने के लिए, ये सिर्फ 16 तक इधर था। अब बताओ 16 के बाद क्या होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, जिसका एटॉमिक वेट 19 होता है, लेकिन इधर तो लाइन 16 तक था ना,
तो 16 तक के बाद अब हम लोग क्या किए, यहां तो 16 आ चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर 17 आएंगे, 18 आएंगे और 19 आएंगे। तो देखो यहां पर इधर से आ गए 19 और ऊपर से फिर ये 17 लाइन हुआ, ये 18 लाइन हुआ और ये 19 लाइन हुआ। तो देखो यहां पर क्या कट के हमको क्या मिल रहा है, फ्लोरीन मिल रहा है। यानी हम लोग वर्टिकल में 16 लाइंस खींचे और हॉरिजेंटल में बहुत सारा लाइंस खींचे। 16 के बाद 19 का मतलब क्या हुआ, अब ये 16 यहां तक तो आ चुका था हम लोगों का, तो इधर से 17, 18 और 19, तो इधर से चलेंगे तो 19 लाइंस और इधर से वर्टिकल में चलेंगे तो 3 लाइंस। ठीक है, तो ऐसा ऐसा करके एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट कैसे बना कि अब इसको क्या किया गया, AEBD चेन क्लॉकवाइज क्या किया, इसको फोल्ड किया, सिलेंडर की तरफ फोल्ड किया। तो अगर तुम इसको सिलेंडर की तरफ फोल्ड करोगे तो तुम ध्यान से देखो, तुमको यहां पर लिथियम दिखाई देगा। ठीक है, फिर इसी के नीचे तुमको सोडियम दिखाई देता, फिर इसी के नीचे तुमको पोटेशियम दिखाई देता। यानी जो सिमिलर है ना प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स होते वो एक लाइन पे होते, ये बेरिलियम होता है, फिर इधर बेरिलियम के बाद हम लोगों का मैग्नीशियम होता है, फिर इधर कैल्शियम होता। ठीक है, तो AEB शायद तुम लोग इसको समझे, हम लोग क्या किए, वर्टिकल में 16 लाइंस खींचे, हॉरिजेंटल में बहुत सारा लाइंस खींचे। तो उसने उसने बताया कि जो जिनका एटॉमिक वेट 16 या उसके मल्टीपल में वेरी करता है उसका प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होता है। यानी जिसका एटॉमिक वेट 16 या उसके मल्टीपल में वेरी करेगा तो उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा। नो सर, मतलब आशीष तुमको समझ में आया हम क्या किए, हम इधर 16 लाइंस खींचे हैं वर्टिकल, इधर ऐसे 16, इधर बहुत सारा लाइंस खींचे। ठीक है, और 1 1 पे हाइड्रोजन को रखे, उसी तरह हम लोग जो 16 तक का यहां पर आ गए ऑक्सीजन, और फिर यहां पर 17 18 19 लाइंस लिए और इधर से 3 लाइंस लिए तो फ्लोरीन आया। और उसको अगर हम लोग अरेंज किए तो जो सिमिलर एलिमेंट्स आ रहे थे वो एक ही है ना लाइन पे आ रहे थे 16, और अगर जो 16 से अगर वेरी कर रहे थे एटॉमिक वेट तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हमको एलिमेंट्स मिल रहे थे। ठीक है, तो इसी को हम लोग है ना हेलिक्स बोलते हैं, टेल्यूरिक हेलिक्स या स्क्रू भी बोलते हैं। ठीक है, तो तुम देखो टेल्यूरिक हेलिक्स बाय AEB डी चेन ट्वाइस, उसने क्या किया, he arranged the then known elements in order of increasing atomic weights के बढ़ते क्रम में अरेंज किया, and made a cylindrical table of elements, और फिर उसको घुमा दिया तो सिलेंड्रिकल टेबल बन गया एलिमेंट्स का, to display the periodic recurrence of properties। और वो इस तरह से देखा कि जो वर्टिकल लाइंस पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका प्रॉपर्टीज सिमिलर है, यानी वो अपने प्रॉपर्टीज को फिर रिपीट कर रहा है, इसी को कह रहे हैं पेरियोडिक है ना रेकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। he observed that elements whose atomic weights differed from each other by 16 or multiples of 16 fell along the same vertical line and showed nearly the same properties। ठीक है, और इसीलिए हम लोग इसको टेल्यूरिक हेलिक्स नाम दिए। ठीक है, तो डोबेरेनर क्या किया, उसको 3 3 के ग्रुप में बांटा, ये क्या किया, ये जो है एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाया। ठीक है, पर ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ये भी नहीं रहा। ठीक है, हालांकि वो जितने एलिमेंट्स था उसको वो उस पर डाला पर इसमें बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हम लोगों को मिल रहा था। ठीक है, तो ये भी हम लोगों का उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसके बाद आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो न्यूलैंड ने क्या किया कि वो जो एलिमेंट था उसको वो है ना एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में उसको सजाया और देखा कि जो 8वां एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के जैसा ही है। जिस तरह से अगर हम लोग है ना म्यूजिक में देखते हैं तो जो 8th नोट्स होता है वो फर्स्ट नोट के जो है वो आइडेंटिकल होता है। ठीक है, इसीलिए इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला गया। ठीक है, पर ये जो है वो कैल्शियम से बाद में देखा गया कि ये सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में हम लोग क्या लिखेंगे, he arranged the elements in increasing order of their atomic weights and noted that every 8th element had properties similar to the first element।
जैसे कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो तुम देखो यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर सोडियम आ जाएगा, एट्थ एलिमेंट। तो सोडियम का प्रॉपर्टीज लिथियम के जैसा ही हो गया। या फिर यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेरिलियम का फिर प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के जैसा हो गया। अब तुम जानते हो कैल्शियम के बाद ये क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक आ जाता है। 20 होता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, फिर डी ब्लॉक आ जाता है, जबकि यहां पर जो भी तुम लिख रहे हो वो तो एस और पी ब्लॉक का है। इसीलिए 20 के बाद ज्यादा हम लोगों का है ना मैच नहीं किया, क्योंकि उसके बाद तो डी ब्लॉक आ जाता है हम लोगों का। इसीलिए अगर इसके ड्रॉबैक में देखोगे तो हम लोग लिखेंगे कि इट सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू क्या, कैल्शियम तक ये बैठ रहा था, उसके बाद ये भी इसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था जो बहुत वर्क किया था, जिसको हम लोग लोथर मेयर बोलते हैं, और उसने कर्व प्लॉट किया, उसको लोथर मेयर कर्व्स कहते हैं। तो लोथर मेयर जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, है ना, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। जबकि उसी समय मेंडलीफ था, वो केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया अगेंस्ट एटॉमिक वेट के। तो लोथर मेयर जो था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी किया, और ये जो था हमारा मेंडलीफ वो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी किया, और दोनों ने पीरियोडिक टेबल बनाया था। लेकिन ये जो था ये चूंकि कर्व के रूप में ये बना रहा था लोथर मेयर, और ये जो था मेंडलीफ ने वो टेबल के फॉर्म में बनाया, तो मेंडलीफ का ज्यादा फेमस हुआ और वो पब्लिश हो गया। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो लोथर मेयर कर्व्स पढ़ेंगे। तो लोथर मेयर ने क्या किया कि वो एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, जैसे एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और उसको वो एटॉमिक वेट के अगेंस्ट प्लॉट किया, तो एक कर्व आया। और कर्व में देखा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स है वो कर्व के एक ही पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे अगर तुम टॉप पे देखोगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दिखाई देगा, फिर अगर नीचे आओगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम दिखाई देगा, और अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो हेलोजन दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग एक ये तीनों तुम्हारा क्लियर हो गया, डोबेरेनर ट्रायड्स क्लियर हो गया, है ना, और टेल्यूरिक हेलिक्स और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तुम लोग पहले से भी जानते होंगे। तो देखो फोर्थ हम लोग देखेंगे लोथर मेयर्स कर्व। तो देखो लोथर मेयर क्या किया, तो लोथर मेयर प्लॉटेड लोथर मेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। लोथर मेयर प्लॉटेड द फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज
such as atomic वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकाला होगा उस समय लोथर मेयर, क्योंकि उस समय तो एटम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं था। तो याद करो हम लोग वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, मास को डिवाइड कर देंगे किससे, डेंसिटी से। ठीक है, तो हम लोग अगर मास को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो एटॉमिक वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक वॉल्यूम या फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट against atomic weight and obtained a periodically repeated पैटर्न। तो वो जो है एक्चुअल में ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग कैसे यहां पर सोच सकते हैं, जैसे मान लो यहां पर अगर हम लोगों का एटॉमिक वेट हो गया एक्स एक्सिस में, मान लो एक्स एक्सिस में हम लोग एटॉमिक वेट को प्लॉट कर दिए। ठीक है, यहां पर एटॉमिक वेट, और वाई एक्सिस में मान लो हम लोगों का हो गया एटॉमिक वॉल्यूम। तो यहां पर एक कर्व आया हम लोगों को। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को एक कर्व आया। ठीक है, जो कर्व था वो कुछ इस ढंग का आया। इस तरीके से हम लोगों का है ना कर्व आया। ठीक है, जहां पर देखते कि अगर हम लोग इसको बोल रहे हैं लिथियम, तो यहां सोडियम होता, यहां पोटेशियम होता, क्योंकि जानते हो अल्कली मेटल का साइज सबसे बड़ा होता है। तो फिर पीरियड में तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो तुम्हारा तो साइज घटते जाएगा। तो जो अल्कली मेटल होगा उसका तो एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए वो पीक पे जा रहा है। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा हम लोगों का अल्कली मेटल्स का है। ठीक है, फिर अगर यहां सोडियम होगा तो देखोगे इधर मैग्नीशियम हो जाएगा डाउन साइड में, फिर यहां कैल्शियम हो जाएगा इस तरह से, और हेलोजन जो है वो कहीं इधर होगा, तो यहां फ्लोरीन होगा, उसी तरह देखोगे यहां क्लोरीन होगा। तो टॉप पोजीशन पे कौन आया, अल्कली मेटल। ठीक है, फिर डाउन पोजीशन पे देखोगे तो मैग्नीशियम कैल्शियम, फिर उसी तरह यहां पर देखोगे तो ये बेरिलियम होता। ठीक है, और फिर यहां पर देखोगे कि उठते हुए अगर देखोगे पोजीशन पर तो हैलोजन्स था। तो इस तरह से हम लोगों का रिपीटिंग पैटर्न आया। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स कहां पर था, अल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द मैक्सिमा ऑफ द कर्व। अल्कली मेटल्स जो था वो मैक्सिमा पर था, मैक्सिमम पॉइंट पे था। ठीक है, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो था, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई
पोजीशंस, ऑक्यूपाई पोजीशंस, है ना, ऑन द डिसेंडिंग, on the descending portions of the curve, descending portions of the curve, ठीक है। और जो हेलोजेंस था हम लोगों का, द हेलोजेंस, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और जो आयोडीन था, ऑक्यूपाई पोजीशंस, on the ascending portions of the curve, ठीक है। तो अल्कली मेटल कहां पर था, टॉप पे चला गया अल्कली मेटल, क्योंकि उनका साइज सबसे बड़ा होता है। फिर मैग्नीशियम का उससे थोड़ा कम होगा, और इधर अगर हैलोजन का देखेंगे तो वो असेंडिंग पोर्शन पे होगा, अल्कलाइन डिसेंडिंग पोर्शन पे होगा, और अल्कली जो था वो टॉप पोजीशन पे था। तो जो लोथर मेयर जो कर्व बनाया, वो बताया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो अगर हम लोग देखें यहां पर, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम, तो वो यहां पर पीरियोडिक, है ना, जो है वो पैटर्न को शो कर रहा है, ठीक है। जैसे अल्कली मेटल्स हमेशा मैक्सिमा पे रह रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन था, और लोथर मेयर, है ना, को काफी क्रेडिट दिया जाता है पीरियोडिक टेबल के लिए, ठीक है, क्योंकि शायद वो मेंडलीव से पहले ये काम कर रहा था, लेकिन पब्लिश पहले किसका हो गया, मेंडलीव का हो गया। और मेंडलीव का थोड़ा आसानी से समझा जाने वाला था, क्योंकि वो टेबुलर फॉर्म में बनाया, है ना, वो हॉरिजेंटल रोज लिया, वर्टिकल कॉलम्स लिया, है ना, और वो पीरियोडिक टेबल जो बनाया वो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर बनाया था, ठीक है। और उसका एक लॉ था जिसको हम लोग कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है, जो कहता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट्स का, वो हम लोगों का पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका, एटॉमिक वेट का, ठीक है। तो अब हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पांचवा जो होगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग मेंडलीव अगर पीरियोडिक लॉ देखें, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, क्योंकि उसका जो पीरियोडिक टेबल था वो इसी पर आधारित था। तो क्या था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है, द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic masses, ठीक है। तो मेंडलीव के अनुसार से जो हम लोगों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट्स का, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका, एटॉमिक मास का। यानी अगर हम लोग एलिमेंट्स को
एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अगर एलिमेंट्स को अरेंज करें तो जो सिमिलर जो एलिमेंट्स होंगे वो एक हम लोगों के वर्टिकल कॉलम्स में आएंगे, ठीक है। और इस तरह से उसने एलिमेंट्स को हॉरिजेंटल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में जो है वो उसको अरेंज किया, ठीक है। तो अभी एक पिक ले लेते हैं, फिर इसको हम लोग अभी और आगे देखते हैं। मेंडलीव के समय, ठीक है, कितने एलिमेंट्स जो थे उस समय डिस्कवर हो चुके थे, बता सकते हो? टाइप करो तो। मेंडलीव के समय सब 9th-10th में पढ़े होंगे। बताओ। 63। हाँ, 63 एलिमेंट्स थे उसके समय। तो देखो, तो अब अगर हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर देखें तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो मेंडलीव कैसे टेबल बनाया था? मेंडलीव क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग, ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, in the increasing order of their atomic masses, ठीक है। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, इट हैज, है ना, इट हैज 6 हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, called periods, called periods and 8 vertical columns called groups। तो 6 हॉरिजेंटल रोज थे और 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, ठीक है। बहुत सारे किताब में तुम देखोगे लिखा रहेगा 7 थे, है ना, लेकिन जब मेंडलीव जब बनाया था तो उस समय इनर्ट गैस भी नहीं पता था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बहुत ज्यादा नहीं पता थे, ठीक है। तो नॉर्मली अगर बोला जाता है तो उसमें हम लोगों के 6 हॉरिजेंटल रोज थे एंड 8 जो है ना, वो हम लोगों का वर्टिकल कॉलम्स था, कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है।
उसके बाद अगर हम लोग देखें, ठीक है, द ग्रुप्स 1 to 7, द ग्रुप्स 1 to 7 had two subgroups, फिर इसको 2 सब ग्रुप्स में बांटा गया था, ठीक है। जो हम लोगों के पास 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं उसमें से जो 7 वर्टिकल कॉलम्स थे उसको 2 सब ग्रुप्स भी उसमें बांटा गया, ठीक है, 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी। ठीक है, had 2 subgroups called A subgroup and B subgroup। और ग्रुप 8 में जो था, ग्रुप 8, ठीक है, ग्रुप 8 had 3 rows of एलिमेंट्स। और फिर ग्रुप 8 को हम लोग 3 रोज में बांट दिए थे, ठीक है। और पूरा आइडिया ये था कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज were placed in same groups, ठीक है। और जो एलिमेंट्स का सिमिलर प्रॉपर्टीज था उसको सेम ग्रुप में रखा गया। और तुम लोग 9th-10th में पढ़े होगे कि मेंडलीव जब अपना पीरियोडिक टेबल बना रहा था तो उसका पूरा आइडिया ये था कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स है वो हम लोगों का क्या होना चाहिए, एक ग्रुप में होना चाहिए। और वो इसके लिए कुछ कुछ एटॉमिक वेट को इग्नोर किया। जैसे कि अगर हम लोग आयोडीन देखें और टेल्यूरियम देखें तो टेल्यूरियम का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है और आयोडीन का एटॉमिक वेट कम होता है, लेकिन फिर भी आयोडीन को वो आगे रखा, टेल्यूरियम को पीछे रखा, क्योंकि आयोडीन जो था वो हैलोजन के अदर मेंबर्स के जैसा प्रॉपर्टी जो है वो शो कर रहा था, ठीक है। तो ये तुम जानते हो कि वो बहुत थोड़ा कुछ कुछ जगहों पर वो अपने ही रूल को क्या किया, फॉलो नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर हम लोग एटॉमिक वेट के रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हो सकते हैं अलग अलग ग्रुप में चले जाए। तो वो कुछ कुछ जगह अपने रूल को क्या किया, इग्नोर किया, ठीक है। और तुम देखे होगे कि वो कुछ कुछ जगह जो था वो वैकेंट स्पेस छोड़े हुए था, क्योंकि उस समय वो सब एलिमेंट्स के बारे में उसको पता नहीं था। जैसे याद करो, एल्यूमिनियम के जो नीचे था, है ना, गैलियम, उस समय गैलियम नहीं पता था, तो वो क्या कहा कि एल्यूमिनियम के ठीक नीचे एक गैप छोड़ दिया और वो बोला कि भाई ये जब खोजा जाएगा तो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो इसके जैसा होगा। वो प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि एटॉमिक मास इतना होना चाहिए, है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इतना होना चाहिए। तो वो इस तरह से प्रेडिक्ट कर दिया, ठीक है। तो और उस एलिमेंट को वो लिखा एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, ठीक है, कि एल्यूमिनियम की तरह होगा, ठीक है। तो बाद में जब गैलियम को खोजा गया और उसका प्रॉपर्टीज स्टडी किया गया तो देखा गया कि वो तो मैच कर रहा है जैसा कि मेंडलीव बताया था। उसी तरह वो जर्मेनियम के जगह ए का सिलिकॉन लिख दिया। तो फिर जर्मेनियम भी जब खोजा गया तो पता गया उसका प्रॉपर्टीज जो है वो तो सिलिकॉन के जैसा ही है। तो बहुत सारा नए नए एलिमेंट्स को जो है वो, है ना, डिस्कवर करने में आसानी हुआ क्योंकि वैकेंट स्पेस छोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद देखो उसके समय में इनर्ट गैस भी नहीं खोजा गया था, लेकिन जब इनर्ट गैस को खोजा गया तो वो उसके पीरियोडिक टेबल में एक अलग ग्रुप बना के उसको एडजस्ट कर दिया गया। उससे पीरियोडिक टेबल जो है वो उसका, हम लोगों का जो रूप था वो नहीं बिगड़ा, ठीक है। उसी तरह लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आए तो उनको भी हम लोग नीचे क्या किए, एडजस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये सब तो कुछ पॉइंट्स था, कुछ एटॉमिक वेट को भी वो करेक्ट किया था।
जैसे बेरिलियम का एटॉमिक वेट पहले हम लोग गलत लिख रहे थे, उसको भी वो करेक्ट किया, कुछ और एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को करेक्ट किया, ठीक है। तो ये सब तो कुछ हम लोगों का पॉजिटिव पॉइंट्स था। फिर निगेटिव पॉइंट्स क्या था? तो निगेटिव पॉइंट्स तो सबसे पहला तो ये था कि कुछ 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 जगहों पर वो अपने ही रूल को फॉलो नहीं किया, है ना। कब जो एटॉमिक वेट था उसको बाद में लिखा, ज्यादा एटॉमिक वेट वाले को पहले लिख दिया, जैसे बताए थे टेल्यूरियम और आयोडीन के केस में हुआ था। फिर हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज था वो अल्कली मेटल से भी मैच कर रहा था और हेलोजन से भी मैच कर रहा था, तो उसका पोजीशन सर्टेन नहीं था, ठीक है। फिर क्या था कि आइसोटोप्स का जो है वो मास तो डिफरेंट होता है, तो अगर मास डिफरेंट होता है तो हम लोगों को उसका भी स्थान होना चाहिए था पीरियोडिक टेबल में। लेकिन मेंडलीव क्या किया, बोला कि नहीं भाई, आइसोटोप जो होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही होता है, तो वो हालांकि मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर पीरियोडिक टेबल बनाया था, लेकिन वो आइसोटोप्स का वहां पर कोई पोजीशन वो नहीं दिया, ठीक है। तो ये कुछ जो इसके थे, हाँ, कुछ जो ऐसे पॉइंट्स थे जो, है ना, मेंडलीव का ड्रॉबैक्स बोला गया, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग यहां पर देखेंगे अभी। फिर क्या किया वो, देयर आर सम there are some spaces there are some spaces left there are some spaces left vacant in the table to accommodate the elements, ठीक है, to be discovered to be discovered in फ्यूचर। तो देखो, अभी तुम चूंकि जानते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो तुम मेंडलीफ वाले को समझ सकते हो कि मेंडलीफ वाले ने क्या किया। तो देखो, याद करो हम लोग के ग्रुप वन में कौन होता है, ग्रुप वन में याद करो अल्कली मेटल होता है ग्रुप वन में। और अगर तुम ग्रुप 11 को देखो, ग्रुप 11 को जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, याद रखो ग्रुप 11 में कौन था, याद करो, है ना, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, जिसको हम लोग क्वाइनेज मेटल्स भी बोलते हैं। तो मेंडलीफ क्या किया कि ग्रुप 1 और ग्रुप 11 को फर्स्ट वर्टिकल कॉलम में डाल दिया, ए और बी करके, ठीक है, किसको, ग्रुप 1 और ग्रुप, ठीक है, 11 को, ठीक है। फिर क्या किया, अगर सेकेंड वर्टिकल कॉलम में आ जाए तो किसको रखा, ठीक है, ग्रुप 2 और 12, 1 11 को रखा और 2 और 12 को रखा सेकेंड वर्टिकल कॉलम में, समझ रहे हो। तो ग्रुप 2 में कौन हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और उधर कौन हो गया हम लोग का ग्रुप 12 में, जिंक, कैडमियम और Hg, तो वो एक वर्टिकल कॉलम में रख दिया। उसके बाद अगर तुम थर्ड वर्टिकल कॉलम में आओगे तो बताओ किसको रखेगा थर्ड वर्टिकल कॉलम में। तो इधर से आ जाओगे तो ग्रुप 13 में कौन हो गया, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये। और इधर से आ जाओ तुम्हारा कौन सा ग्रुप, ग्रुप 13, ठीक है। ये ग्रुप 13 को किसके साथ रखा गया, ग्रुप 3 के साथ रखा गया, ठीक है। तो ग्रुप 3 जो तुम्हारा 13 था वो उसको हम लोग ए ग्रुप में रख दिए, और ग्रुप 3 जो याद करो स्कैंडियम, है ना, इट्रियम, लैंथेनम होता है, ठीक है, ये हमारा बी में आ गया, ठीक है। उसी तरह बताओ फोर्थ वर्टिकल कॉलम से में उधर से ग्रुप 14, ठीक है, और इधर से ग्रुप 4, फिर उधर से ग्रुप 15 और इधर से 5, ठीक है, ये 5 में आ गया, ठीक है। तो तुम ऐसे देखो, हम तुमको एक आइडिया देते हैं, तुम बताना कि कौन कौन सा वर्टिकल कॉलम में कौन कौन गया। वर्टिकल कॉलम में अगर देखोगे, वर्टिकल कॉलम में कौन कौन एक साथ रखा गया, वर्टिकल कॉलम में किसको एक साथ रखा गया बताओ, जीरो ग्रुप तो था नहीं, तो वर्टिकल कॉलम में किसको किसको एक साथ रखा गया, ग्रुप 1, ठीक है, हम सीधे लिखते हैं ग्रुप 1 और
ग्रुप 11 को 111 को एक साथ रखा गया, इसी को ए बोला और इसको क्या बोल दिया बी। ग्रुप 111 को एक साथ रखा गया, फिर बताओ किसको रखा था, 2 और 12 को एक साथ रखा, ठीक है, फिर इसको ए और इसको बी बोल दिया गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद याद करो फिर यहां पर ग्रुप 13 और ग्रुप 3 याद करो तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाता है, तो 3 और इसको ऐसे लिखा गया, इसको ए और इसको बी। फिर यहां पर आओ ग्रुप 14 और यहां पर 4, फिर ये हो गया ए और बी ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो फिर 15 आ गया और 5 आ गया, ठीक है, 15 और 5, फिर ये ए हो गया और ये बी हो गया, 15 5, ठीक है। थोड़ा सा नजदीक करते हैं, फिर देखोगे फिर यहां पर 16 और 6 आ गया, तो याद करो 16 ऑक्सीजन फैमिली हो गया और 6 वाला क्रोमियम आ गया, ठीक है। उसके बाद देखोगे फिर से ये ए और ये क्या रहा, बी हो गया, ठीक है। फिर बताओ इसके बाद 17 और 7 मैंगनीज को हैलोजन वाले के साथ रख दिया गया, ठीक है, मैंगनीज को हैलोजन के साथ रखा गया, ठीक है। तो देखो कितना वर्टिकल कॉलम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सब 7 को दो दो ग्रुप में बांटा। और याद करो जो 8वां वर्टिकल कॉलम था उसको 3 हॉरिजेंटल रोज में बांटा ऐसे, ठीक है। तो ये जो था ये हमारा तुम्हारा ग्रुप 8 हो गया था, ठीक है। तो यहां पर ग्रुप 8 हो गया इसको, ठीक है। और इसको हम लोग 3 वर्टिकल, ये 3 यहां पर ऐसे करके हम लोग यहां पर दिखाए, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया। और याद करो इसमें कौन कौन सा ग्रुप आ गया, तो इसमें आ गया 7 के बाद कौन सा होता है, 8 9 और 10, तो इसमें आ गया ग्रुप 8 9 और 10। तो देखो हम लोग कहां कहां से 1 से लेके 17 तक ले लिए थे और बताए थे कि जो ग्रुप 18 था जो है तुम्हारा इनर्ट गैस था उस समय तो था ही नहीं, तो बाद में जाके फिर हम लोग ऐड किए। तो इस तरह से ए बी का हम लोगों का ये अरेंजमेंट किया गया, तुम समझ गए। इसमें अल्कली मेटल्स, यहाँ क्वाइनेज मेटल्स हो गया, यहाँ अल्कलाइन हो गया, यहाँ पे तुम्हारा जिंक कैडमियम Hg हो गया, यहाँ तुम्हारा एल्यूमिनियम फैमिली हो गया, बोरॉन फैमिली, यहाँ तुम्हारा स्कैंडियम आ गया, उसके बाद यहाँ तुम्हारा सिलिकॉन आया, तो यहाँ पर तुम्हारा सेकंड में स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आ जाता है इधर, है ना। फिर यहाँ पर तुम्हारा आ गया नाइट्रोजन फैमिली, तो यहाँ पर तुम्हारा 5 कौन, वेनेडियम आ गया। इस तरह से 1 2 यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो अब देखो अगर अब हम लोग कुछ बताएं, अगर अब हम लोग यहां पर देखें मेरिट्स मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो पहला जो है, पहला हम लोग लिखेंगे कि ही अरेंज्ड, है ना, द देन नोन 63 एलिमेंट्स, ठीक है, इनटू into groups and periods
ग्रुप और पीरियड्स में उसको अरेंज किया, जिससे क्या हुआ, दिस मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स सिंपलर। तो इससे एलिमेंट्स का स्टडी करना क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हम लोग कहेंगे कि ही करेक्टेड द atomic masses of some elements, ठीक है, like बेरिलियम, ठीक है, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। तो देखो वो कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को क्या किया, करेक्ट किया। कैसे करेक्ट किया, तो वो जब एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एलिमेंट्स को सजा रहा था, तो मान लो कि ये एलिमेंट इस ग्रुप में होना चाहिए, लेकिन उसको लगा कि इस एलिमेंट का तो प्रॉपर्टीज इस ग्रुप के जैसा नहीं है, तो वो क्या कहा कि हो सकता है इसका जो एटॉमिक वेट है वो हम लोग गलत अभी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या किया, वो उसके एटॉमिक वेट को, जैसे हम याद करो आयोडीन और टेल्यूरियम के बारे में बात बता दिए, तो वो क्या किया कि आयोडीन का तो एटॉमिक वेट कम है और टेल्यूरियम का क्या है, एटॉमिक वेट हम लोगों का ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो क्या किया, टेल्यूरियम को पहले रख दिया और आयोडीन को बाद में रख दिया और बोला कि भाई एटॉमिक वेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो कई एक जगह जो बात वो बोला वो सही भी निकला, जैसे बेरिलियम के केस में। ठीक है, वो जो एटॉमिक वेट पहले था वो गलत था, बाद में जो ये प्रेडिक्ट किया वो सही हुआ, लेकिन कुछ जगह ये इसका एजम्पशन जो था वो हम लोगों का गलत हो गया। ठीक है, तो जैसे पहले हम लोग जो बेरिलियम का था, पहले बेरिलियम का माना जाता था, है ना, ये याद रखो, पहले बेरिलियम का माना जाता था 13.5, बाद में वो उसको करेक्ट करके कितना ले आया, 9 ले आया। ठीक है, तो इस तरह से वो कुछ, है ना, एटॉमिक वेट को क्या किया, करेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड जो है, अगर देखो तो वो क्या किया, कुछ स्पेस छोड़ा था, है ना, तो स्पेसेस वर लेफ्ट, ठीक है, वर लेफ्ट वैकेंट टू accommodate the elements to be ठीक है, स्पेसेस वर लेफ्ट वैकेंट टू accommodate the elements to be discovered in फ्यूचर। मतलब वो इस तरह से नए नए एलिमेंट्स को के डिस्कवरी को भी क्या किया, ठीक है, ये प्रोत्साहित किया। जैसे कि हम लोग जो एका एल्यूमिनियम जो है, यही बाद में हम लोगों का कन्वर्ट हो गया किसमें, गैलियम में, और उसी तरह जो एका सिलिकॉन था वो हम लोगों का कन्वर्ट हुआ किसमें, जर्मेनियम में। तो एका एल्यूमिनियम जो है वो कन्वर्ट हो गया बाद में किसमें, गैलियम में। ठीक है, एंड एका जो सिलिकॉन था वो बाद में खोजा गया और फिर उसका नाम पड़ा जर्मेनियम। यानी वो इस तरह से नए नए एलिमेंट्स के डिस्कवरी में क्या किया, इसको हेल्प किया। ठीक है,
इसका एक फोटो ले लेते हैं हम लोग। देखो उसी तरह फोर्थ में तुम लिख सकते हो द इनर्ट गैस एलिमेंट, उस समय नहीं खोजा गया था। द इनर्ट गैस एलिमेंट्स discovered later could be placed in a separate group without disturbing the table, क्योंकि ये कुछ कुछ प्लेस जो है वो हम लोगों का डिस्टर्बिंग द टेबल खाली छोड़ दिया था। ठीक है, अब अगर हम लोग डिमेरिट्स के बारे में बात करें, ठीक है, कि डिमेरिट्स क्या क्या होगा, तो फिर से बहुत सारा पॉइंट्स हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन का पोजीशन जो था वो श्योर नहीं था, और सम एलिमेंट्स जो है, सम एलिमेंट्स आर नॉट arranged in the increasing order of their atomic masses। कुछ जो है, ठीक है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा गया था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो कोबाल्ट जो था CO इज प्लेस्ड बिफोर निकेल। कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिया गया था, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है। ठीक है, एंड सिमिलरली ठीक है, टेल्यूरियम इज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन, जबकि टेल्यूरियम का जो एटॉमिक मास था वो ज्यादा था। ठीक है, तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि वो अपने ही रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर बिकॉज it shows properties similar to alkali metals as well as halogens। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। और थर्ड जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि आइसोटोप का जो था
the position of isotopes, the position of isotopes of elements is not clear। तो ये हम लोगों का कुछ ड्रॉबैक्स था मेंडलीफ, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तो हम लोग जानते ही हैं कि उसके बाद मेंडलीफ के बाद कौन आया था, ठीक है, मोस्ले। और वो बताया कि जो एटम का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास नहीं है, क्या है वो, एटॉमिक नंबर है। और उस पे फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक नंबर के, क्योंकि वो कुछ स्क्वायर रूट ऑफ जो एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी था उसको प्लॉट किया था, याद करो, जेड के अगेंस्ट में एटॉमिक, है ना, नंबर के अगेंस्ट में, और उसको वो स्ट्रेट लाइन दिखाई दिया था, ठीक है। तो वहीं से हम लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, ठीक है, जो कि हम लोग वहां से पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये बात। तो यहां से आगे का कहानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हम लोग जान गए हैं, ठीक है। तो यहां पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम सिर्फ एक बार लिख देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो था वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया था, ठीक है, जो कहता था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their atomic numbers, ठीक है। तो होपफुली यहां तक तो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वही क्लास है जो 9th 10th और तुम 10th में पहले से थोड़ा सा हम लोग जो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि तुमको पता है कि अभी हम लोगों के पास करीब 118 एलिमेंट्स हैं, और जो भी अब हम एलिमेंट्स अब हम लोग देख रहे हैं वो सब मैन मेड एलिमेंट्स है, जिसको हम लोग हाईली सोफिस्टिकेटेड लैब में बनाते हैं, जहां बहुत ही उसके लिए कॉस्ट आता है, ठीक है। और जो हम लोग बना पाते हैं वो भी बहुत ही, है ना, कम माइन्यूट अमाउंट में किसी एलिमेंट को बना पाते हैं। तो अभी क्या है कि जो एलिमेंट अगर किसी ने क्लेम किया कि हम एक नया एलिमेंट बनाए हैं, तो उस एलिमेंट को फिर से रिप्रोड्यूस करने में बहुत सारा कॉस्ट लगेगा, खर्चा होगा, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि कभी कभी लोग जो साइंटिस्ट लोग हैं वो बोल देते हैं कि हमने ये एलिमेंट जो है वो डिस्कवर कर लिया, ठीक है, या हमने इस एलिमेंट को बना लिया, और उसको वो अपना एक नाम दे देते हैं, ठीक है। और ऐसा ऐसा अगर एक दो साइंटिस्ट और किया तो ये जो है सब एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आईयूपीएससी बोला कि देखो अभी जो एलिमेंट्स जो भी अब क्लेम करेगा तो उसके लिए वो एक नाम लिखने का एक तरीका बताया, और बोला कि जब तक कि हम लोग उस एलिमेंट के बारे में 100% श्योर नहीं हो जाएंगे कि हाँ ये एक नया एलिमेंट है और इस आदमी ने खोजा है, तब तक यही नाम उस एलिमेंट का कहलाएगा। और बाद में फिर वो आदमी जो खोजा है उस पर डिसाइड करेगा कि वो उस एलिमेंट का क्या नाम रखना चाहता है, ठीक है। तो जो आईयूपीएससी का कुछ गाइडलाइंस है कि अगर 100 से ऊपर अगर हमारा एटॉमिक नंबर हो रहा है तो हम लोग उसको कैसे उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो अब हम लोगों का होगा नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स with atomic numbers greater than क्या होगा 100। तो इसके लिए हम लोग 3 लेटर का सिंबल देखते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले तुम देखोगे कि इसके लिए हम लोगों को कुछ नाम लिखा गया है, ठीक है। तो देखो, अगर तुम्हारे पास 0 डिजिट होगा तो इसका नाम हम लोग नील बोलते हैं, और इसके लिए जो एक लेटर हम लोग असाइन करते हैं हर एक नंबर के लिए, तो इसके लिए हम लोग n बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह 1 के लिए हम लोग अन बोलते हैं, और इसके लिए लेटर u असाइन किया गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग 2 बोले तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई, और इसके लिए हम लोग b असाइन किए। उसके बाद 3 के लिए हम लोग बोलते हैं ट्राई, और उसके लिए हम लोग t असाइन किए, ठीक है। उसी तरह 4 को हम लोग बोलेंगे क्वाड, 4 को बोलेंगे हम लोग क्वाड, QUAD, और इसके लिए q असाइन किया गया। उसी तरह 5 के लिए बोलेंगे पेन, और उसके लिए p असाइन किया गया, ठीक है। 6 को बोलेंगे हेक्स, और इसके लिए h असाइन किया गया। उसी तरह 7 को बोलेंगे सेप, और उसके लिए हम लोग s असाइन किए। 8 के लिए बोलेंगे ऑक्ट, इसके लिए o असाइन किए हम लोग। और 9 को बोलेंगे इन, और उसके लिए हम लोग e असाइन किए। और लास्ट में हम लोग ऐड क्या करेंगे, और लास्ट में हम लोग वी ऐड, ठीक है, em, ठीक है, एट द एंड। लास्ट में हम लोग IUM जो है वो हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको एक पहले हम लोग देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल में अगर कोई हम लोग को कहता है 105 को क्या नाम दिया जाए, 105, तो देखो 105 को कैसे लिखेंगे। तो देखो 1 के लिए कौन सा डिजिट आता है, UN, तो पहले UN लिखेंगे अन। 0 के लिए क्या आता है, नील, तो नील लिख दिए। और 5 के लिए क्या आता है, पेंट, तो यहां पर पेंट लिख दिए। और लास्ट में याद करो ऐड कर देंगे IUM, ठीक है। तो अनिल पेंटियम, ये हो गया हम लोगों का 105। और इसका जो अगर सिंबल बोलेंगे तो 3 लेटर में देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, पहला लेटर क्या था, U, UNP, ये हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर बताओ, अगर 118 अगर लिखना होगा हम लोगों को, तो अन 2 बार, और 8 के लिए क्या ऐड करते हैं, ऑक्ट, तो ऑक्ट, ऑक्टियम, और ये हो जाएगा UO, ठीक है। तो बहुत आसान है, बस तुमको याद रखना पड़ेगा कि 0 को नील कहते हैं,
1 को अन कहते हैं, 2 को बाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को क्वाड कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, 7 को सेप्ट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं और 9 को इन कहते हैं। ठीक है, और सबका वर्ड लिख लिख के हम लोगों को लास्ट में IUM ऐड कर देंगे और सिंबल बनाना होगा तो तीनों का फर्स्ट लेटर लेंगे और हम लोगों का एक सिंबल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो आज के क्लास के बाद हम तुमको एक असाइनमेंट देंगे जिसमें अभी तक हम जितना पढ़ाए हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो देखो हम तुमको बताते हैं कि जो एनसीईआरटी का अगर देखोगे, एनसीईआरटी स्टार्ट हुआ है पेज नंबर 70 से, पेज नंबर 70 से स्टार्ट हुआ है। तो तुमको कम से कम, ठीक है, 70 से लेकर पेज नंबर, याद रखना, पेज नंबर 70 से लेके पेज नंबर 81 तक एनसीईआरटी का ये हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, 70 से लेकर 81, तो कायदे से तुमको लाइन बाय लाइन जो है एनसीईआरटी का वो हमको पढ़ना है और जो हम असाइनमेंट देंगे, ठीक है, उसको बनाना है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें एलिमेंट्स का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक याद करो, याद रखना है। और जो हम असाइनमेंट देंगे उसको बनाना है, क्योंकि जो हम टेस्ट लेंगे वो असाइनमेंट से ही क्वेश्चन रहेगा, असाइनमेंट टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा। तो जरूर से तुम लोग बनाओगे। ठीक है, और जैसा कि आज के क्लास में हम शुरुआत में तुमको बताए थे कि हम लोग लास्ट में स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन सब के बारे में एक बार हम लोग और डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और 12th में इसका भरपूर यूज होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, हाँ, स्लेटर्स रूल भी एक बार बता देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले एक बात सोचो तुमको, जो हम बार बार बताए हैं कि अगर हम लोग किसी ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं और मान लो स्टेज पर कोई आदमी खड़ा है, कुछ सेलिब्रिटी है स्टेज पर और हम लोग ऑडिटोरियम में है, तो हम लोग से आगे जो बैठा रहेगा वो हमारे व्यू को रोकेगा। ये तो तुम बात मानते हो? यस या नो अब टाइप करोगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो उसी तरह अगर तुम एटम को अगर देखो तो जो न्यूक्लियस है वो स्टेज है, जो प्रोटॉन्स है वो सेलिब्रिटी है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑडियंस है। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, यानी जो ऑडियंस पीछे बैठा हुआ है, आगे वाले ऑडियंस उसके व्यू को रोकेगा। ठीक है, उसी तरह उससे आगे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करेंगे न्यूक्लियस से, यानी न्यूक्लियस के प्रभाव को वो आगे पहुंचने, अपने से आगे पहुंचने में रोकेगा। तो इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन्स, है ना, न्यूक्लियस के प्रभाव को अपने से आगे पहुंचने में रुकावट उत्पन्न कर रहा है। और इसमें हम तुमको बताए थे कि जो एस ऑर्बिटल होता है, चूंकि स्फेरिकल होता है, इसलिए उसका जो शील्डिंग कैपेसिटी है, जो शील्डिंग पावर है, वो सबसे ज्यादा है। तो स्फेरिकल का सबसे ज्यादा रहेगा और जैसे जैसे ऑर्बिटल का क्लाउड डिफ्यूज होता जाएगा वैसे वैसे उसका शील्डिंग जो है वो कम होता जाएगा। तो हम तुमको बताए थे कि शील्डिंग तो समझ गए, शील्डिंग क्या हो गया, आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट कम पहुंच रहा है न्यूक्लियस का, है ना, क्योंकि इनर वाला इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा है। तो हम तुमको यहां पर बताए थे कि शील्डिंग पावर में अगर हम तुमसे बोले कि अगर हम लोग देखें फर्स्ट इंपॉर्टेंट से कि ऑर्डर ऑफ शील्डिंग, अगर हम लोग देखें ऑर्डर ऑफ शील्डिंग पावर किस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा है, तो एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। ठीक है, यानी एस सबसे ज्यादा शील्ड करता है। यहां तक ठीक है? तो हम तुमको बताए थे, अब दूसरा देखो, तो हम तुमको बताए थे
कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो जानते हो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन है मान लो, लेकिन आउटर वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 ही प्रोटॉन को महसूस कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उस एटम का जेड तो 20 है, पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए उस पे जो अट्रैक्शन पड़ रहा है वो तो सिर्फ 8 प्रोटॉन्स का पड़ रहा है, क्योंकि बाकी 12 प्रोटॉन्स को सील्ड कर दिया गया है, उसके प्रभाव को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी जितने प्रोटॉन्स को एक्सपीरियंस करते हैं, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो हम तुमको बताए थे कि जो जेड इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, याद करो उसको हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। और ये हमारा जेड जो एटॉमिक नंबर होता है, और माइनस सिग्मा, जहां सिग्मा को हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, सिग्मा को हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, यानी कितना जो है, एक तरह से सोचो कितने इनर इलेक्ट्रॉन्स ने शील्डिंग जो है वो कर दिया है प्रोटॉन्स को। ठीक है, तो जेड हो गया एटॉमिक नंबर, जेड क्या था हम लोगों का एटॉमिक नंबर जो एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, और जेड इफेक्टिव हुआ वो प्रोटॉन्स की संख्या जो हम महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो स्लेटर्स रूल क्या बोला, स्लेटर्स रूल है ना, कैलकुलेट किया था किसको, सिग्मा को, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को, है ना, स्क्रीनिंग यहाँ कांस्टेंट सी जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट है ना, तो स्लेटर्स रूल सिग्मा को कैलकुलेट किया था, यानी कितना हम लोगों का स्क्रीनिंग हो रहा है, और उसको फिर जेड में से घटा दिया गया तो हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बचा। तो स्लेटर्स रूल क्या कहता है कि स्लेटर्स रूल कहता है कि देखो, स्लेटर्स रूल कहता है कि तुमको जिस भी इलेक्ट्रॉन का है ना स्क्रीनिंग कांस्टेंट चाहिए, जिस भी इलेक्ट्रॉन पर, तो पहले तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखो 1s, फिर 2s 2p को एक ग्रुप बनाओ, फिर s और p को एक साथ रखो, और याद करो फिर 3d होगा, और फिर 4s 4p होगा, फिर 4d होगा, फिर 4f होगा। ऐसे पहले तो लिख लेना है, s और p को एक साथ, d को अकेले, फिर d और f। यहां 3f इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 3f नहीं होता है। तो स्लेटर्स पहला बात बताया कि 3d इलेक्ट्रॉन्स 3s और 3p को नहीं सील्ड कर सकता है, क्योंकि ये अंदर है और ये बाहर है। तो कोई बाहर जो दर्शक तुमसे पीछे बैठा है वो तुम्हारे व्यू को तो नहीं ना रोकेगा। तो पहला रूल यही है कि अगर हमको सिग्मा निकालना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो जो इलेक्ट्रॉन्स, मान लो हम 3d इलेक्ट्रॉन्स पे देख रहे हैं, तो 4s 4p जो है उसको सील्ड नहीं करेगा। इतना बात तो तुम समझ रहे हो। ठीक है, फिर वो बोला कि देखो हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसका कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एस या पी इलेक्ट्रॉन का, कि डी इलेक्ट्रॉन का, कि एफ इलेक्ट्रॉन का। तो उसके लिए अलग नियम बनाया, वो बनाया कि अगर मान लो जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, अगर तुम इसके लिए अगर देखो, इसके लिए तो याद करो, अगर इसके लिए देखोगे तो ये n होगा, और ये पूरा हम लोगों का n-1 होगा, और ये पूरा हम लोगों का n-2 होगा। ठीक है, फिर इसी तरह से ये हम लोगों का n-3 होगा। पर याद करो ये किसके लिए लिखा गया था, ये लिखा गया था ऐसा फॉर s एंड p इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर s और p इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो इसको हम लोग ऐसे मानेंगे, और इसमें हर इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो अगर ये 4s2 और 4p3 हुआ, अब मान लो हम 4p वाले पे शील्डिंग देख रहे हैं, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से एक हटा लेंगे क्योंकि एक पे तो शील्डिंग देख रहे हैं, तो बचा कितना, 4।
तो इसी के लिए बताए थे कि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको मल्टीप्लाई करना है 0.35 से, ये रूल है। और इसके लिए n-1 है तो इसको मल्टीप्लाई करना है 0.85 से, और बाकी सबको मल्टीप्लाई करना है कितने से? 1 से। ये S या P के लिए था, ठीक है। और अगर हम लोग ये 1s है, उसी तरह अगर 2s है और 2p है, फिर 3s है और 3p है, और फिर 3d है, फिर 4s है, 4p है, फिर 4d है, और फिर 4f है। अब तुम समझो कि अगर हम बोले कि नहीं, हम लोग s और p इलेक्ट्रॉन पे नहीं, d या f इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं, तो अगर हम लोग d या फिर, है ना, फॉर d एंड f इलेक्ट्रॉन्स के लिए, d या f इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर देखेंगे, जैसे मान लो इसके लिए देखना है, तो ये हम लोगों का n हो गया सिर्फ, तो 3d हमारा n हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.35 से, ठीक है। और बाकी जो बच गया, बस यही ध्यान देना है, d में यही n है, और बाकी जो जो भी बच गया बस उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ये बात समझ में आया? और याद करो, अगर मान लो हम तुमसे बोलेंगे हीलियम के लिए, तो हीलियम का 1s2 होता है, तो मान लो अगर हम सिर्फ इसके लिए निकाल रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन हटा लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ बचेगा। तो याद करो, उसी के लिए एक शील्डिंग था 0.30। तो तुम रूल में देखोगे तो हम पहला लाइन में लिखे थे कि अगर सिर्फ हीलियम का बात उठा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन को 0.35 से ना मल्टीप्लाई करके 0.85 से कब करेंगे? यही तो बोले बाबू, 0.85 से कब करोगे? जब S और P के लिए देखोगे। देखो यहां पर साफ लिखा हुआ है, जब S और P के लिए लिखोगे, जब S और P के लिए रखोगे तो n-1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एक बार फिर बताते हैं, रुको देखो। जैसे देखो एग्जाम्पल बताओ, अगर हम तुमसे बोले मैग्नीशियम, बताओ मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6, एक ग्रुप बना दिए। और बताओ 3s2। अब बताओ हम इसके लिए सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके लिए सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं। बताओ 3s2 वाले के लिए सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बताओ ये s इलेक्ट्रॉन है ना, s इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा n हुआ, ये हमारा n-1 हुआ, ये n-2 हुआ। अब देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जिसपे शील्डिंग देख रहे हैं उसको हटा दिए तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब एक को यहां गुना करेंगे, n को देखो किससे गुना करना है? 0.35 से, देखो करना है ना। अब फिर बताओ इसके ठीक पहले वाला n-1 0.85 से करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 और 2 8, तो 8 इंटू 0.85, और जो बच गया उसको सब 1 को, तो 2 हुआ, तो यहां पर प्लस 2 इंटू 1 करेंगे। देखो तो यहां से हो गया 8 इंटू 0.85 करोगे तो ये 6.8 आ गया, और 2 6.8 और 2 8.8 आ गया, और 8.8 और 0.35 अगर हम कर दें तो 9.15 आएगा। 9.15 कैलकुलेशन एक बार देख लोगे तो ये हमारा सिग्मा हुआ। अब अगर जेड इफेक्टिव निकालना होगा तो यहां पर मैग्नीशियम का 12 रख देंगे और यहां हम 9.15 रख देंगे, तो हम लोगों को 2.85 आंसर आ जाएगा। बी वाला प्लीज एक्सप्लेन, बी वाला भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, रुक जाओ। ये समझ में आ गया ना? अब देखो, अब मान लो हमको यहां पे देखो,
ये ए हो गया। अब मान लो बी है हम लोगों के लिए। अब सपोज करो हम तुमको बोले कि कॉपर है, कॉपर, तो कॉपर का याद करो 29 होता है, तो इसको कैसे लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। और फिर 3d10, और फिर 4s1, यही ना होता है कॉपर का, 4s1। अब सोचो हम इसका सिग्मा निकालना चाहते हैं, 3d के लिए सिग्मा निकालना चाहते हैं, तो हम बोले कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले हटा लेंगे क्योंकि उसी पे शिल्डिंग देख रहे हैं, तो बाकी बच गया कितना इलेक्ट्रॉन? 9। तो 9 बचा। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है कि उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करो, तो सिग्मा हो जाएगा 0.35 इंटू 9, ऐसे हो गया। और प्लस बाकी जितना बचा उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 6 2 8 और 6 14, 2 16 और 2 18, 18 बचा। तो 18 को मल्टीप्लाई कर दिए 18 से, समझे? और अब हम सिग्मा निकाले, तो देखो यहां पर 45 5 और 4 तो 31, तो 3.15 हो गया, और प्लस 18 हो गया, तो ये हो गया 21.15। ये हम लोगों का सिग्मा निकला, ठीक है, 21.15। अब बताओ तो एस के लिए कैसे सिग्मा निकालते? बताओ तो, फॉर 4s के लिए सिग्मा निकालो तो। 4s के लिए, तो 4s के लिए अगर निकालते, हाँ 3d या f के लिए, d या f के लिए, d या f के लिए ऐसा ही करेंगे अनन्या। d में जो बचा उसको 0.35 से, बाकी सबको 1 से। अब देखो यहां पर 4s के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका तो वैसे ही हो गया, तो बचा तो कोई है नहीं, तो इसमें बचा ही नहीं। तो ये अब हो गया n-1, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 10 और 8, 18। 18 को देखो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 0.85 से। तो यहां पर सिग्मा हो जाएगा 18 इंटू 0.85। अब फिर बाकी जो बचा उसको 1 से, तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 10 इंटू 1। बताओ तो यहां पर सिग्मा कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो 0.85 को 18 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 15.3 प्लस 10 कितना आ गया बताओ? 25.3, ठीक है। हाँ, अच्छा अब एक बात बताओ तो, अब बताओ तो, अगर हम जेड इफेक्टिव निकाले, इसका अगर जेड इफेक्टिव निकालें तो कितना आएगा? कॉपर का याद करो कितना होता है कॉपर का? एटॉमिक नंबर 29, तो निकालो तो। 4s के लिए जेड इफेक्टिव कितना निकलेगा? 4s के लिए जेड इफेक्टिव कितना निकलेगा? तो 29 माइनस 25.3, तो कितना निकला? 3.7। इसके लिए थोड़ा निकालो तो जेड इफेक्टिव, 3d के लिए जेड इफेक्टिव निकालो तो देखो यहां 21.15 है। तो अगर इसके लिए हम लोग जेड इफेक्टिव निकालते, इसके लिए जेड इफेक्टिव निकालते, तो 29 माइनस 21.15, तो कितना आता? 7.85। बताओ तो किसके लिए ज्यादा अट्रैक्शन है, 3d के लिए कि 4s के लिए? किसके लिए ज्यादा अट्रैक्शन है? किसके लिए ज्यादा अट्रैक्शन आ रहा है, 3d की 4s?
3D के लिए ज्यादा अट्रैक्शन है और 4s के लिए कम अट्रैक्शन है, इसलिए किस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? बताओ किस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, 3D को कि 4s को? 4s को। इसीलिए देखो हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कॉपर में से तो पहले 4s का निकालेंगे, क्योंकि उस पर कम इलेक्ट्रॉन का, कम प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज एक्ट कर रहा है। होपफुली तुम लोग अब समझ गए होगे, कोई पॉइंट अब दिक्कत नहीं रहा होगा, क्लियर है एकदम? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलो अबे जो असाइनमेंट देंगे उसको बनाना तुम लोग, ठीक है? तो चलो बाय।